ये खाना खाना तुम अच्छे, ये गंदा तुम अच्छे। अरे अरे, गंदा किसको बोला रे? अरे कोई बात नहीं कालू भाई, तुम्हें पता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, अगर बोल भी दिया तो कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है, हर बार ही ऐसा ही करता है, हर बार मुझे बेइज्जत करता रहता है ये हर जगह। और तुम भी क्या इसके पीछे ही लगे रहते हो, उसे खाना खिलाते रहते हो। कई बार मैंने देखा है कि तुमने इसकी पैसों से ही मदद की है। तुम्हारे पास तो खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन इसे हर बार खिलाते रहते हो। अरे तो कोई बात नहीं कालू भाई, इसका कोई नहीं है और इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, तो इसे हम नहीं खिलाएंगे तो और कौन खिलाएगा। चलो वो सब छोड़ो, अब आगे की सोचो कि हमें खेती में क्या करना है। तुम्हें पता है ना अब कैसे हमारी फसल ख़राब हो चुकी है, इसीलिए अब मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में भी जा चुका हूँ। तो अब कोई ठीक सी फसल लगाते हैं। हाँ रामू भाई, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। कौन सी फसल लगानी चाहिए हमें आपके से? मैं भी बहुत कर्जे में पहुँच चुका हूँ। क्यों ना हम आपके से टमाटर की फसल लगाएं? हाँ, टमाटर की फसल ठीक रहेगी। चलो कल से ही टमाटर की तैयारी शुरू करते हैं और कल से ही हम फसल लगा लेते हैं। रामू एक समझदार और बहुत मेहनती आदमी था और वो गरीबों की भी बहुत मदद किया करता था। खासकर वो अजय की ज़्यादा मदद किया करता था क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो दिमागी हालत से भी थोड़ा ख़राब था। दूसरी तरफ कालू कभी किसी की मदद नहीं करता था और वो अपनी खेती में भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ना ही उस पर ज़्यादा मेहनत करता था। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। रामू ने अपने खेत में खूब मेहनत की और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। दूसरी तरफ कालू ने अपने खेत का ध्यान नहीं दिया और उसके खेतों में कीड़े लग गए और उसकी फसल बर्बाद हो गई। तभी अचानक से टमाटर के भाव आसमान छूने लगे। ये सुनकर कालू ईर्ष्या से भर गया और वो रामू से जलने लगा। रामू अपनी पत्नी से कहता है, तुमने सुना सावित्री, टमाटर के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसका मतलब अब हम अपना पूरा कर्जा भी उतार देंगे, अगली खेती भी आसानी से हो जाएगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अब कैसे हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तुम कल ही इन सारे टमाटरों को बेच आओ। हाँ मैं कल ही जा रहा हूँ और इन्हें सबको बेच दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतना बड़ा काम कैसे संभालोगे? अरे नहीं, मेरे साथ कालू जा रहा है ना, वो मेरे साथ ही जा रहा है। उसकी बेचारे की फसल बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि फसल में से थोड़ा हिस्सा उसे भी दे देता हूँ। वो बेचारा बहुत परेशान है और उसे कर्जा भी बहुत हो गया है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम कालू भाई के साथ चले जाओ और थोड़े पैसे उन्हें भी दे देना। ये सोचकर रामू अगले दिन जब गोदाम में जाता है तो वो देखता है कि उसके सारे टमाटर चोरी हो चुके हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे सारे टमाटर चोरी हो चुके हैं। मैंने कल ही वो गोडाउन में रखवाए थे और अब जब मैंने देखा तो वो सब खाली है, एक भी टमाटर नहीं बचा है इंस्पेक्टर साहब। अरे ये चोर भी ना, टमाटर के भाव बढ़े नहीं और इन्होंने चोरी शुरू की नहीं। कितने के होंगे तुम्हारे वो टमाटर? यही लगभग 3-4 लाख के तो होंगे। ओह, जब ही तो उसने इसलिए सारी चोरी कर ली। चलो कोई नहीं, हम चोर को ढूंढेंगे। इंस्पेक्टर साहब, बाहर एक पागल आदमी आया है और वो रामू से मिलना चाहता है। तभी अजय दौड़ता हुआ अंदर आ जाता है। अरे अभी अंदर मत आओ। अरे तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चोरी टमाटर चोरी, कालू चोरी टमाटर। तुम क्या बोलना चाहते हो अजय? मेरा नाम रामू है, कालू नहीं। नहीं, टमाटर चोरी, रात में देखा मैंने कालू, रात में टमाटर चोरी। अरे इसकी बोली से तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे दोस्त कालू ने ही तुम्हारे टमाटर चुराए हैं, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ, कालू टमाटर चोरी। क्या कालू ने टमाटर चोरी करे हैं? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी सबको पता चल जाता है कि टमाटर चोरी कालू ने किए हैं। उधर कालू टमाटर को शहर लेके जा रहा होता है बेचने के लिए, तभी पुलिस रास्ते में उसे पकड़ लेती है। रामू कालू को
पुलिस के हवाले तो नहीं करता, लेकिन उससे हमेशा हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ देता है। कालू ने अपने थोड़े से लालच की वजह से ही अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। कालू रामू से बोलता है, अरे यार मुझे माफ़ कर दे, मैं लालच में आ गया था। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। और तब से रामू कालू से अपना सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और फिर कालू उस गांव से दूसरे गांव चला जाता है। जादुई बादल। एक गांव में एक चंदर नाम का बहुत ही गरीब किसान अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। किसान इतना ज़्यादा गरीब था कि कभी कभी तो उनके घर खाना नहीं बन पाता था, जिसकी वजह से उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन किसान की पत्नी किसान से बोलती है, सोनो जी, कल से हम सब बहुत भूखे हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया, चाहो तुम कुछ खाने का ले आओ। फिर किसान उससे बोलता है, चलो तुम टेंशन मत लो, मैं अभी बाहर जाकर किसी से कुछ लेकर आता हूँ, तुम अभी रुको। फिर बाहर आकर किसान अपने एक पड़ोसी के पास जाता है और बोलता है, किशन भाई, ओ किशन भाई, कहाँ हो? तो पड़ोसी अंदर से बोलता हुआ आता है, अरे अब कौन आ गया परेशान करने, इन्हें भी कुछ काम ही नहीं है, जब देखो परेशान करते रहते हैं। तभी वो बाहर आकर देखता है तो चंदर खड़ा होता है। अरे क्या बात है, क्यों आवाज लगा रहे हो? भाई मुझे कुछ खाने का दे दो, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं अभी तुम्हें कुछ दिनों में लौटा दूंगा। हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, तुम्हें कहाँ से दें? चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। ऐसे ही वो अपने मोहल्ले के कई लोगों के पास जाता है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। इसके बाद वो बिल्कुल हिम्मत हारकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और बोलता है, हे ऊपर वाले, हमें बनाया ही क्यों था, और अगर बनाया है तो कुछ खाने के लिए तो दे। मैं क्या करूं बता, मेरा कोई काम भी नहीं चल रहा है और इस साल की फसल भी मर गई। मैं बहुत परेशान हूं, मेरे बीवी बच्चे सब बहुत भूखे हैं। फिर ऊपर से आवाज आती है, तुझे क्या चाहिए? किसान इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो किसान बोलता है, कौन है यहाँ पे? मैं एक जादुई बादल हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? मुझे ऊपर वाले ने भेजा है। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे बीवी बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तभी बादल अपने जादू से उसे कुछ पैसे दे देता है और बोलता है, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम यहाँ आके मुझसे मांग लेना। फिर किसान उन पैसों को उठाकर वहाँ से घर की तरफ आने लगता है। तो अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं सब पड़ोसियों के पास गया था, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर मैं परेशान होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक जादुई बादल आया और उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे यहीं आकर कुछ भी मांग लेना। फिर उसकी पत्नी बोलती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना, ये तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो तुम उससे अपने लिए एक बड़ा घर मांग कर देखो। तभी किसान बोलता है, चलो मैं कल जाऊंगा तो उससे मांग लूंगा, सही है। फिर दूसरे दिन किसान उसी पेड़ के नीचे जाता है और बोलता है, हे ऊपर वाले, मुझे एक घर की ज़रूरत है, मुझे एक बड़ा घर चाहिए। फिर बादल बोलता है, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तुम जहाँ अपने पुराने घर में रहते हो वहीं एक नया घर बन गया है, जाओ और जाकर देखो। फिर किसान अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर देखता है उसका एक बहुत बड़ा घर बना हुआ होता है। फिर किसान खुश होकर बोलता है, हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमें बहुत दिया, तेरा बहुत एहसान है हम पे। अब जब भी किसान को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह जाकर बादल से मांग लेता और उसे वह मिल जाता। ऐसे ही होते होते वह किसान बहुत अमीर आदमी हो गया था। कुछ दिन बाद उसके घर के बाहर एक आदमी आया तो किसान जाकर देखता है।
अरे भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है। तो किसान उसे देखकर सोचता है, अरे, ये तो वही आदमी है जिसके घर में पहले कभी खाना मांगने गया था और इसने मुझसे मना कर दिया था। तो फिर किसान उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है, सुनो भाई, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, हर किसी का समय एक सा कभी नहीं रहता। इसके बाद फिर वो दूसरा आदमी अपने घर चला जाता है। मम्मी चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों ही उड़ते हुए खाना ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी मम्मी चिड़िया पापा चिड़िया से बोलती है, सुनिए जी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है अब उड़ते उड़ते। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। फिर पापा चिड़िया उससे कहते हैं, अरे नहीं, हम आराम नहीं कर सकते, शाम हो चुकी है, अब रात भी हो ही जाएगी और हमें जल्द से जल्द खाना ढूंढ के घर वापस भी लौटना है। अगर यहीं पर रात हो गई तो क्या होगा, इसीलिए थोड़ी हिम्मत और करो, खाना ढूंढ के हम वापस लौट जाएंगे, फिर वहां पे चल के आराम कर लेना। फिर वो दोनों उड़ते उड़ते खाना ढूंढने जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ी चिड़िया आवाज लगाती है, पक्षियों, अरे ओ पक्षियों, मेरी मदद करो पक्षियों, मेरे पास आओ। मम्मी चिड़िया पापा चिड़िया से बोलती है, देखिए, उन बूढ़ी अम्मा को हमारी जरूरत है, शायद उन्हें कोई काम है, चलो उनकी चल के मदद करते हैं। हाँ चलो, वो परेशान लग रही हैं। फिर वो दोनों उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाकर बोलते हैं, क्या हुआ अम्मा जी, तुम्हें क्या मदद चाहिए, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। वो बूढ़ी चिड़िया बोलती है, मेरा पानी खत्म हो चुका है और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं नदी से पानी ला सकूं। क्या तुम मुझे पानी लाकर दे सकते हो? हाँ जरूर, मैं अभी तुम्हें पानी लाकर देता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में पानी लेकर आता हूँ। फिर पापा चिड़िया पानी लेने के लिए नदी की तरफ चला जाता है। बूढ़ी चिड़िया मम्मी चिड़िया से बोलती है, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? ऐसा लगता है कि तुम घर से बहुत रोकर आई हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर मम्मी चिड़िया बोलती है, अम्मा जी, हमारे पास कोई संतान नहीं है, बस इसी बात का दुख मुझे हमेशा रुलाता रहता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी बच्चे हों और मैं उन्हें खूब प्यार करूं, लेकिन हमारे पास कोई संतान अभी तक नहीं आई है। फिर उसकी बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया बोलती है, ये लो चिड़िया, ये दाना खा लो, इसके बाद तुम्हारी मदद होगी। फिर वो चिड़िया वो दाना ले लेती है। इतनी ही देर में पापा चिड़िया भी पानी लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों घर वापस लौट जाते हैं। घर पर जाकर मम्मी चिड़िया उस दाने को खा लेती है। फिर वो बोलती है, अम्मा का ये दाना मुझे चमत्कारी लगता है, क्योंकि ऐसा दाना मैंने आज तक नहीं देखा। शायद इसके बाद हमारे पास कोई संतान आ जाए। फिर वो सो जाती है और ऐसा ही होता है। 3 दिनों बाद वो चिड़िया एक अंडा देती है। चिड़िया खुशी के मारे कूदे कूदे फिरती है और वो पापा चिड़िया को आवाज लगाती है, उठो उठो अंडे के पापा, जल्दी उठो, देखो मैंने एक अंडा दिया है। उसके बाद पापा चिड़िया जैसे ही उठकर देखते हैं, वो भी खुशी के मारे कूदे कूदे फिरते हैं। अरे वाह, ये अंडा हमारा है। हाँ अंडे के पापा, ये अंडा हमारा ही है। ये तो सुनहरा अंडा है, ऐसा अंडा मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, लेकिन यह अंडा हमारे पास है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर पापा चिड़िया मम्मी चिड़िया से बोलते हैं, तुम अब अंडे पे बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। और वो खाना लेने के लिए चला जाता है। मम्मी चिड़िया अंडे पर ही बैठी रहती है और बहुत खुश होती है। पापा चिड़िया खाना ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक मीठा सेब दिखता है। वो बोलता है, अरे वाह, एक मीठा सेब, मैं ये अंडे की मम्मी के लिए ले जाता हूँ। मैं खुद कोई दाना खा लूँगा, लेकिन उन्हें ये मीठा सेब खिलाऊंगा। ऐसे ही पापा चिड़िया मम्मी चिड़िया का बहुत ध्यान रखते हैं और मम्मी चिड़िया भी अपने अंडे का बहुत ध्यान रखती है। वो दोनों बहुत खुश थे और खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। फिर एक रात मम्मी चिड़िया को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो, बचाओ। फिर मम्मी चिड़िया पापा चिड़िया को आवाज़ लगाती हैं, उठो उठो अंडे के पापा, जल्दी उठो, देखो ये किसकी आवाज़ है, ज़रा बाहर देखो तो, किसी को मदद की ज़रूरत है। फिर पापा चिड़िया बाहर जाकर देखता है तो एक कौवा
पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ होता है। वो कौवा दर्द से चीख रहा होता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं यहीं मर जाऊंगा, बचाओ। फिर पापा चिड़िया उस डुग्गी को उसके ऊपर से हटा देता है। उसकी बहुत चोट लगी होती है, इसीलिए वो कौवा बोलता है, मेरे बहुत चोट लगी है, अब मैं अपने घर कैसे वापस लौट पाऊंगा, मेरे पर से उड़ा नहीं जा रहा है। पापा चिड़िया बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो कौवा भाई, तुम आज रात मेरे घर रुक जाओ और जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर अपने घर लौट जाना। फिर पापा चिड़िया उसको अपने घर ले जाता है। पापा चिड़िया उसकी पट्टी करते हैं और फिर वो सो जाता है। लेकिन सोते सोते वो उस सुनहरे अंडे को देख लेता है और वो सोचने लगता है, अरे ऐसा अंडा, ये तो बहुत सुनहरा है, ऐसा अंडा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इस अंडे को तो चुराना पड़ेगा। फिर वो अगले दिन ही अपने घर वापस लौट जाता है। कौवा अपने घर वापस लौट जाता है। कौवे का भाई उससे पूछता है, अरे कालू, इतना टाइम क्यों लगा दिया और रात से तुम कहाँ थे? कौवा बोलता है, अरे यार, मैं खाना खा रहा था, तभी एक डुग्गा टूटकर मेरे ऊपर गिर गया और मैं वहीं पर जख्मी हो गया था, तो एक चिड़िया ने मुझे उठाकर अपने घर रोका और मेरी दवाई भी की। अच्छा, फिर तो वो बहुत अच्छी चिड़िया है। हाँ, अच्छी तो है, लेकिन मैंने उसके घर एक अजीब सी चीज देखी। क्या देखा कालू भाई? उसके घर एक सुनहरा अंडा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का हो। अरे सुनहरा अंडा, इसका मतलब वो जरूर सोने का ही होगा। क्यों ना उसे हम चुरा लें? अगर हमने उसे चुरा लिया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो कुछ योजना बनाते हैं उसे चुराने की। और उसके बाद वो दोनों कुछ योजना बनाने लगते हैं। फिर उन्हें आइडिया आता है। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और वहाँ पर जाकर बोलता है, चिड़िया, राजा ने सभी पक्षियों को बुलाया है जिन जिन के पास अंडे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो सभी को बुला रहे हैं और बहुत ज़रूरी काम है उनको, इसीलिए तुम भी जाओ और जल्दी से जल्द जाकर उनकी बात सुन के आओ। इस पर चिड़िया बोलती है, अच्छा, शायद कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए ही तो उन्होंने बुलाया है। अंडे के पापा, आप अंडे पे बैठिए, मैं अभी देख कर आती हूँ राजा को क्या काम है, क्या बताना चाहते हैं वो। और इतना बोलकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा भी बाहर आ जाता है और वो दोनों इंतजार करने लगते हैं। कालू भाई, ये पापा चिड़िया तो निकल ही नहीं रहा है, कब निकलेगा ये? अरे तुम टेंशन मत लो भाई, ये जल्द ही निकलेगा बाहर। और फिर पापा चिड़िया को बहुत तेज प्यास लगती है। अरे मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है, आज मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है, चलो मैं थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों कौवे खुश हो जाते हैं और वो घर में चले जाते हैं। लेकिन घर में जाकर देखते हैं कि अंडे के पास चिड़िया बैठी थी। चिड़िया उनसे बोलती है, दुष्ट कौवा, हमने तुम्हारी मदद की और तुमने हमारे ही अंडे चुराने की सोची। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गई। मैं एक माँ हूँ, मेरा दिल सब बता देता है। अरे नहीं चिड़िया बहन, तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस तुम्हारे अंडों की देख रेख करने आए थे। और इतनी ही देर में पापा चिड़िया भी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों उन कौवों को वहाँ से भगा देते हैं। तब से मम्मी चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ही उनके अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मदद सबकी करनी चाहिए, लेकिन अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उन्हें सब चौधरी साहब के नाम से जानते थे। अरे लेट भाग गई, चलो कोई बात नहीं, ये खेत तो भर ही गया, चलो घर चल के कुछ खा के आता हूँ, चौधरायन ने कुछ बना लिया होगा। फिर जब चौधरी साहब अपने घर वापस आते हैं तो उन्हें रास्ते में एक आदमी अपने बेटे के साथ मिल जाता है। राम राम चौधरी साहब, और कैसे हो? और चौधरायन कैसी हैं? हम तो मजे में, तू बता
और ये तेरा बच्चा स्कूल क्यों ना जाता? देखता रहूं पूरा दिन कंचे खेलता रहा बच्चन के साथ। अरे क्या बताऊं चौधरी साहब, इसे स्कूल भेजूं तो जाता ही ना, क्या करूं? फिर सोचूं कि इसे अपने साथ खेतन पे ही लगा लूं। खेतन में ले जाकर क्या बैल बना के जोतेगा इसे? एक बात समझा दे रहा हूँ, कल से ये स्कूल जाना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, भेज दूंगा। मुझे तो आपने समझा दिया, एक बार इसे भी समझा दो, क्योंकि मेरी तो सुनता ही ना है। हाँ भाई लाले, क्यों नहीं आता तो स्कूल? कल से चुपचाप स्कूल चला जाइए, सही है? ठीक है बाबा, मैं कल से जरूर स्कूल जाऊंगा। ठीक है भाई धनिया, अब मैं चलूँ? चौधरायन घर पे इंतजार कर रही होगी। ठीक है चौधरी साहब, राम राम। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। चौधरी जी अपने घर आते हैं तो चौधरायन चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं, तो वहीं पर पड़ी खाट पर आकर चौधरी जी बैठ जाते हैं और बोलते हैं, अरे चौधरन ला, कुछ बन गया हो तो दे दे चापा। तो चौधरायन वहां से उठकर चौधरी के लिए चाय लेकर आती है और बोलती है, लाओ चाय। और खेत वेत भर गए सब? हाँ भर गए, और थोड़े से रह गए, वो शाम को भर आऊंगा। और तू बताओ? मैं क्या बताऊं, वही बुद्धा आया तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? मुझसे क्या काम पड़ गया उसे? अब ये बात तो तुम मुझसे ही पूछ रही हो, मुझे क्या पता। जाओ पूछिए आओ जाके। बुद्धा अपने घर के बाहर खाट डाले बैठा हुआ होता है और चौधरी साहब के आने पर बोलता है, राम राम चौधरी साहब। हाँ भाई बुद्धा, और बता, बढ़िया सब ठीक ठाक है घर में? हाँ चौधरी साहब, मौज आ रही है, तुम्हारी दुआ से दो भैंस भी आ रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और बता? आजकल चौधरी साहब मोटरसाइकिल बहुत चल रही है, घर घर में मोटरसाइकिल है। लौट मारूंगा फेंक के। मैं क्या पूछ रहा हूँ तू क्या बता रहा? मैं काम धंधे की पूछ रहा हूँ, तू अलग अलग बातें बता रहा है मुझे। बस ऐसे ही चल रहा चौधरी साहब, बाकी तंबाकू के तई भी पैसे ना बचे अब तो। चल मैं चलूँ अब, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। चलो जैसे तुम्हारी इच्छा ठाकुर साहब, निकल लो निकल लो। एक शहर की लड़की रास्ते पर खड़ी होती है। ओह माय गॉड, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मैं रास्ता किससे पूछूं? तभी वहां सामने से चौधरी साहब आ जाते हैं। चौधरी साहब उसके पास से निकलते हैं, तभी वह बोलती है, हेलो अंकल, आई नीड योर हेल्प, यू हेल्प मी प्लीज। उसने क्या बोला चौधरी को कुछ समझ नहीं आया। और एक क्या बोल रही है इंग्लिश में? कुछ समझ में तो आ ही ना रहा। अरे अंकल, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ तो ऐसे बोलना, इंग्लिश बिग्लिश बोले जा रही है, क्या पता सामने वाले की समझ में आवे ना आवे। ये क्या कह रहे हो तुम अंकल? आई एम वेरी लेट। हेलो अंकल, आई एम टॉकिंग यू लिसन टू मी। देख फिर पता ना क्या क्या बड़बड़ाने लग रही। अरे हमारे समझ में ना आ रही, साफ साफ बता। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। देख लाली, तू मेरी बात सुन, हमसे ना बे इंग्लिश, जो भी बात करनी है हिंदी में बता। क्या बताऊँ तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ समझ में आए तभी तो बताऊँ मैं। लॉली समझ में जब ही आएगा जब तू हिंदी में बोलेगी। तू तो खुद ही अंग्रेजन बनी फिर रही है। बस आपने बता दिया और मैंने पूछ लिया तुमसे रास्ता, मुझे माफ करो। फिर वह लड़की वहां से चली जाती है और चौधरी बोलते हैं, आजकल के लोगन को भी पता ना क्या होगा, सामने वाले की समझ में आ या ना। अब मैं तो बस अंग्रेजी बोलनी है। वैसे मैं क्या करूं, होगा जो होता हो। चौधरी 420 तो यूं ही रहेगा अपनी ठाट बाट में।